नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। बताए अगले 25 साल के ब्लूप्रिंट के रूप में 5 प्रण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन पर किया ध्वजारोहण। कहा, देश की आजादी के 75 वर्ष की यात्रा का साक्षी बन रहा है राष्ट्र। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों को दी गई बड़ी राहत। अल्पकालिक ऋण पर 1.5% ब्याज पर छूट को दी गई मंजूरी। सिंगापुर की तर्ज पर लखनऊ में बनेगा नाइट सफारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। और देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई जन्माष्टमी। मथुरा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे मथुरा। और न्यूज विद चिल्ड्रन में अब खबरें विस्तार से। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए अगले 25 सालों के ब्लूप्रिंट के रूप में 5 प्रण बताए और कई बड़े राजनीतिक संदेश भी दिए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए अगले 25 साल के ब्लूप्रिंट के रूप में 5 प्रण तो बताए ही, कई बड़े राजनीतिक संदेश भी दिए। खासकर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को उन्होंने जिस तरह देश की सबसे बड़ी कुरीति करार देते हुए उसके खिलाफ जंग में देशवासियों का साथ मांगा, वो पूरी तरह से बीजेपी की ही लाइन है, जिसे लेकर पार्टी विपक्षी दलों पर हमले करती रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर अपनी सोच भी जनता के सामने रखी। इसे राज्य में विपक्षी दलों की सरकारों के उन आरोपों का जवाब माना जा रहा है जो केंद्रीय एजेंसियों खासकर ईडी की सक्रियता के बाद केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विधान भवन के सामने किया ध्वजारोहण। कहा, देश की आज़ादी के 75 वर्ष की यात्रा का साक्षी बन रहा है पूरा देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश आज़ादी के 75 वर्ष की यात्रा का साक्षी बन रहा है। इन 75 वर्षों में आत्मावलोकन का सौभाग्य सभी को प्राप्त हो रहा है। देश ने इन वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। यह अवसर हमें नए संकल्पों के साथ अमृतकाल की नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी देश दुनिया में निवेश के नजरिए से ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने दी श्रद्धांजलि। भारत रत्न अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर देश ने किया याद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि पर पूरे देश ने उन्हें नमन किया। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। 90 के दशक में वह पार्टी का मुख्य चेहरा बनकर उभरे और केंद्र में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। वह 1968 से 1973 तक जनसंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1952 में वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद 1957 में यूपी के बलरामपुर सीट से जनसंघ प्रत्याशी के रूप में उन्होंने विजय हासिल की। इमरजेंसी के बाद आई मोरारजी देसाई की सरकार ने 1977 से 1979 तक वे विदेश मंत्री भी रहे। वर्ष 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की और बाद 6 अप्रैल 1980 को बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने, जिसके बाद वह 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में किसानों को दी गई बड़ी राहत। कैबिनेट ने 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण पर 1.5% की ब्याज में छूट को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% सालाना की ब्याज छूट को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कैबिनेट ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा 50,000 करोड़ रुपए और बढ़ाने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए ब्रांड यूबी पर फोकस किया। उन्होंने मिशन $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए हर विभाग में नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने के लिए ब्रांड यूबी पर फोकस किया है। इसे लेकर उन्होंने हाल ही में चयनित सलाहकार कंपनी डिलाइट इंडिया की प्रतिनिधियों को अपेक्षित सहयोग करने के लिए हर विभाग में नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। सलाहकार कंपनी के प्रतिनिधियों के संपर्क करने पर नोडल अधिकारी उन्हें विभाग के अभिलेख और आंकड़े देने में भी मदद करेंगे। सीएम योगी ने इसे उच्च प्राथमिकता में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर सलाहकार कंपनी को प्रथम ड्राफ्ट तकनीकी रिपोर्ट अनुबंध हस्ताक्षर होने की 90 दिनों यानी 2 नवंबर तक सौंपनी है। दूरसंचार विभाग ने 5G सेवाओं के शुभारंभ का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरसंचार ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए गए हैं। भुगतान करने के कुछ घंटों के भीतर ही स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने 5G सेवाओं के शुभारंभ का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरसंचार ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं। भुगतान करने के कुछ घंटों के भीतर ही स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अनुरोध है कि वे 5G लॉन्च की तैयारी करें। 5G स्पेक्ट्रम की प्रक्रिया को तेजी से धरातल पर लाने के लिए दूरसंचार कंपनियों ने सरकार की सराहना की है। आवंटन हासिल करने वाली कंपनियां पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि वो जल्द से जल्द सेवाओं को शुरू करने की कोशिश में हैं और सेवा के लिए उनकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब सिंगापुर की तर्ज पर राजधानी लखनऊ में भी नाइट सफारी बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क राजधानी लखनऊ में बनेगा। देश में 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन नाइट सफारी एक भी नहीं है। मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कई अहम फैसले को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सिंगापुर की विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 2027 हेक्टेयर क्षेत्रफल से ज्यादा क्षेत्र में बना कुकरेल वन क्षेत्र के 350 एकड़ में नाइट सफारी विकसित की जाएगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं के तहत नाइट सफारी में स्थानीय गाइड के साथ ट्रेन की सवारी और जीप की सवारी भी की जा सकेगी। यही वन के साथ नाइट सफारी में भव्य प्रवेश द्वार, व्याख्या केंद्र, बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ टाइगर सफारी बनाने की योजना है। कैबिनेट बैठक में इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। प्रदेश की जेलों में बंदियों को योग्य बनाने की यूपी सरकार की पहल। अब खत्म होंगे जेलों में लागू होने वाले पुराने अंग्रेजों के कानून। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंदियों को योग्य बनाने के लिए योगी सरकार ने पहल की है। प्रदेश सरकार न सिर्फ उन्हें पढ़ाएगी बल्कि काबिल भी बनाएगी। सरकार ने हाल ही में जेल मैनुअल में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें बंदियों की पढ़ाई की व्यवस्था के साथ साथ उनके कौशल विकास को लेकर भी प्रस्ताव शामिल है। चांद पर भेजा जाने वाला नया रॉकेट अपनी पहली उड़ान के लिए बुधवार को लॉन्च पैड पर पहुंचा। चांद पर भेजा जाने वाला नासा का नया रॉकेट अपनी पहली उड़ान के लिए बुधवार को लॉन्च पैड पर पहुंचा। 98 मीटर लंबा यह रॉकेट मंगलवार देर रात कैनेडी स्पेस सेंटर के कर्मचारियों की मौजूदगी में अपने विशालकाय हैंगर से बाहर निकाला गया। नासा ने 29 अगस्त को परीक्षण उड़ान का लक्ष्य रखा है। इसमें 3 मैनकिंग होंगे। रॉकेट के ऊपर क्रू कैप्सूल में परीक्षण डमी होंगे तथा विकिरण और कंपन को मापने के लिए बड़ी मात्रा में सेंसर होंगे। प्रशांत महासागर में वापस आने से पूर्व यह कैप्सूल कुछ हफ्तों तक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। यह उड़ान 6 हफ्तों में पूरी होगी। बृहस्पति की सतह वाले चांद को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है। शोध से पता चला है कि यूरोप की बर्फ को जितना नमकीन वैज्ञानिक मान रहे हैं वह उतना नमकीन नहीं है। बृहस्पति की बर्फीली सतह वाले चांद को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है।
शोध में पता चला है कि वैज्ञानिक अभी तक यूरोप की बर्फ को जितना नमकीन मान रहे थे, यह उतना नमकीन नहीं है। इस नई रिसर्च से चांद पर जीवन के विकास में मदद मिल सकेगी। एस्ट्रोबायोलॉजी पत्रिका के अगस्त अंक में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि यूरोप की बर्फीली सतह फ्रेंजल आइस से बनी है। फ्रेंजल आइस क्रिस्टल संरचना होती है जो पृथ्वी पर भी बर्फ की चादरों के नीचे बनती है। ये नरम बर्फ होती है। इस बर्फ में नमक का एक छोटा अंश होता है। देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई जन्माष्टमी। इस बार की जन्माष्टमी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी बाजारों में रौनक दिखी। लोगों ने लड्डू गोपाल की जमकर खरीदारी की। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रात 12 बजे मनाया गया श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जन्माष्टमी के दिन मथुरा पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हेल्थ अपडेट में आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली बीमारी खसरे की। खसरा बीमारी के क्या है लक्षण और कैसे इसका हो सकता है उपचार। बच्चों में खसरा के लक्षण। खसरा वायरस के संपर्क में आने के 4-5 दिन बाद बच्चों में खसरा के लक्षण नजर आ सकते हैं। यह एक गंभीर रोग होता है, इसलिए आपको इसके लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चों की आंखों का लाल होना भी खसरा रोग का एक लक्षण हो सकता है। वैसे तो प्रदूषण, धूल मिट्टी के वजह से भी आंखें लाल हो सकती हैं। बच्चों में मांसपेशियों में दर्द होना सामान्य नहीं होता है। ऐसे में अगर आपका बच्चा लंबे समय से शरीर में दर्द की शिकायत कर रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। त्वचा पर चकत्ते पड़ना खसरा रोग का एक आम लक्षण होता है। त्वचा पर लाल चकत्ते, त्वचा पर खुजली और सूजन जैसा महसूस हो सकता है। बच्चों में खसरा होने के क्या कारण हैं? खसरे से संक्रमित व्यक्ति से शारीरिक रूप से संपर्क में आने पर खसरा रोग फैल सकता है। जिस व्यक्ति को खसरा रोग है, अगर वह छींकता या खांसता है तो उसके करीब रहने वाले लोगों को खसरा फैल सकता है। खसरा का वायरस किसी भी वस्तु पर थोड़ी देर तक जीवित रह सकता है, इसलिए किसी भी चीज को छूने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। खसरा रोग पैरामाइक्सो वायरस प्रजाति से आने वाले वायरस के संक्रमण से फैलता है। शुरुआत में यह कम होता है, धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है। खसरा रोग के लक्षणों को देखकर डॉक्टर खसरा रोग की पहचान करते हैं। इस स्थिति में डॉक्टर विटामिन ए सप्लीमेंट, मांसपेशियों की दर्द से राहत दिलाने वाली दवाइयों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। खसरा रोग से बचने के लिए टीकाकरण जरूरी होता है। और अब बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। आज हम बात करेंगे बागी बलिया की। 19 अगस्त 1942 को बागी बलिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिया को कुछ दिनों के लिए अंग्रेजों से आजाद करा लिया था। महर्षि भृगु की धरा बलिया यूं ही पूरे देश में नायाब नहीं है। इसी मिट्टी के लाल अमर सेनानी मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली बगावत का बिगुल फूंका तो देश को आजादी मिलने के 5 साल पहले ही बगावती तेवर के बूते क्रांतिवीर चिट्टू पांडे की अगुवाई में आजाद होने का स्वर्णिम इतिहास भी बलिया के नाम दर्ज है। अन्याय का प्रतिकार और देश हित में बलिदान बागी बलिया की खास पहचान है। 19 अगस्त का दिन बलिया के लिए खास होता है। वर्ष 1942 में इसी तारीख को चंद दिनों के लिए ही सही बलिया अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था। इस आजादी के लिए अनेकानेक सेनानियों को बलिदान होना पड़ा था। तब से यह तारीख इतिहास के पन्नों में बलिया बलिदान दिवस के नाम से अमर है। बागी बलिया ऐसा शब्द जिसके अर्थ में विरोध से अधिक राष्ट्रीय व्यापक लक्ष्य के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा अधिक प्रतिध्वनित होता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ की सैन्य छावनी से पहली बगावत करने वाले मंगल पांडे की जन्मभूमि बलिया में अलग ही जुनून था। इस जुनून को परवान चढ़ाने वाले थे गांधीवादी क्रांतिकारी चिट्टू पांडे। गांधीवादी क्रांतिकारी इसलिए कि उनके रगों में जोश व जज्बा मंगल पांडे से लिखा था और वह अनुयायी महात्मा गांधी के थे। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ और खबरों के साथ।